तो हेलो गाइस, वेलकम बैक। तो आई नो कि वो लास्ट वाली वीडियो थोड़ी लंबी हो गई थी। मेरे हिसाब से मेरे को ऐसा लगता है कि वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा 7 से 10 मिनट की होनी चाहिए, जिससे तुम ज़्यादा बोर ना हो जाओ कॉन्सेप्ट्स को पढ़ के। बट अगर तुमको एक स्टोरी टेलिंग वे में पूरा ऑप्शन समझनी है कैसे वर्क कर रही है, थोड़ी इसलिए वो लंबी हो गई। तो विल कवर कि अब हम आगे का पढ़ते हैं, कैसे आगे उस दिन का अगर तुमको समझ आया हो तो हमने क्या-क्या पढ़ा था, ब्लॉकचेन्स पढ़ी थी कि क्या है, ट्रांज़ैक्शंस कैसे होते हैं ये पढ़ा था। एंड तो हम अब आगे का पढ़ेंगे, ठीक है? तो हमने क्या-क्या पढ़ा था कि ब्लॉकचेन क्या है, डिसेंट्रलाइज़्ड सेंट्रलाइज़्ड क्या है, सेंट्रलाइज़्ड क्या है, एंड थर्ड थिंग कि ब्लॉक के अंदर क्या-क्या है। मैंने अगर कुछ भी ऐसे कि तुम्हें जल्दी हो गया हो तो थोड़ा आराम से स्लो पेस में करके देख लेना। एंड कि हाउ ब्लॉकचेन वर्क, कैसे ट्रांज़ैक्शंस वर्क करती हैं, माइनर्स क्या होता है। माइनर्स बताया था मैंने कि माइनर्स वो होते हैं जो तुम्हारी जो ट्रांज़ैक्शन हुई है, जो तुम्हारा ब्लॉक बना है, वो उसको वैलिडेट करते हैं, ऑथेंटिक करते हैं, ऑथेंटिकेशन उसका चेक करते हैं एंड उसके बाद उसको एक्चुअल ब्लॉक में ऐड करते हैं। दैट्स अ प्रोसेस। इस प्रोसेस को हम माइनिंग बोलते हैं एंड ये जो काम करने वाले नोड्स होते हैं, सुपर कंप्यूटर्स होते हैं, ये हमारे माइनर्स होते हैं। ठीक है? माइनर्स कोई पर्सन नहीं होते कि कोई इंसान है जो माइनस जस्ट टू हैंडल करते हैं पर्सन उनको। ये सारा काम जो प्रोसेस है ये सब करते नोड्स ही हैं, कंप्यूटर्स ही हैं। ठीक है? तो माइनर्स तो हमारे जो ब्लॉकचेन्स हैं, वो हमारी कंसेंसस मैकेनिज्म पे वर्क करती हैं। तो कंसेंसस मैकेनिज्म एक मेथड होता है जिसके थ्रू ब्लॉकचेन अलाउ करता है नेटवर्क को पार्टिसिपेट करने के लिए एग्री ट्रांजैक्शंस काइंड ऑफ ये समझो कि जो भी तुम्हारी ट्रांजैक्शन हुई, जो तुम्हारा ब्लॉक बना, तुम्हारी अब वो ब्लॉकचेन के अंदर कैसे ऐड होगा? कौन से मेथड्स होंगे जिनके अंदर वो ब्लॉकचेन के अंदर ऐड होगा? तो उन्हीं प्रोसेस को हम बोलते हैं कंसेंसस मैकेनिज्म। ठीक है? विल चेंज के हम अपनी इसका पेंसिल का कलर चेंज कर लेते हैं। ठीक है? राइट। एंड कंसेंसस मैकेनिज्म यही होता है कि जो भी तुम्हारा ब्लॉक बना है, उस लाइक जो तुम्हारा ब्लॉक बना है, उस ब्लॉक को ब्लॉकचेन के अंदर ऐड करते हैं, वो भी किस मैकेनिज्म के थ्रू। तो हमारे अभी तो बेसिकली 3 तरह के ही होते हैं, पीओडब्ल्यू, पीओएस एंड पीओएच। पीओडब्ल्यू मतलब प्रूफ ऑफ वर्क। पीओएस मतलब प्रूफ ऑफ स्टेक, ठीक है? प्रूफ ऑफ स्टेक। एंड पीओएच हमारा होता है प्रूफ ऑफ हिस्ट्री, ठीक है? प्रूफ ऑफ हिस्ट्री। तो प्रूफ ऑफ वर्क क्या होता है? मान लीजिए मैं एक क्लास में बैठी हूँ और मैंने एक कोई सीटीएफ बना दिया, एक कोड बना दिया, एक गेम ऑफ कोड, जै कोई पजल बना दिया, मैथमेटिकल पजल बना दिया। अब मैंने सबको बोल दिया कि जो बंदा इस पजल को सबसे पहले सॉल्व करेगा मैं उसको रिवॉर्ड दूंगी। तो जिस बंदे ने सीटीएफ को, जो सीटीएफ होता है काइंड ऑफ प्ले गेम की, कोई एक कोड बना दिया, उसके अंदर कुछ प्रॉब्लम्स डाल दी, जो उसको फट बहुत जल्दी से सॉल्व करके एंड सबमिट कर देगा, उसको एक रिवॉर्ड मिलेगा। एंड रिवॉर्ड जो मिलेगा उसको, वो उसका प्रूफ ऑफ वर्क होगा कि उसने कुछ काम करा, उसके बदले में उसको रिवॉर्ड मिल गया। दैट्स कॉल्ड द प्रूफ ऑफ वर्क। प्रूफ ऑफ वर्क जो भी तुम्हारा तुम्हारा खुद का काम है, तुमने कोई प्रोजेक्ट्स बनाया, कुछ यूनिक बनाया तुमने, और तुमने कुछ काइंड ऑफ चीजें सॉल्व करी हैं, कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करी है, दैट्स कॉल्ड द प्रूफ ऑफ वर्क। प्रूफ ऑफ वर्क जो मैकेनिज्म है, ये हमारी बिटकॉइन फॉलो करता है। ठीक है? बिटकॉइन हमारा किस पे है? प्रूफ ऑफ वर्क पे। कंप्यूटर जो पहले हार्ड पजल सॉल्व करते हैं, जो ट्रांजेक्शन को बहुत जल्दी से वैलिडेट करते हैं, जो ट्रांजेक्शन तुम्हारी हुई, जो तुमने ट्रांजेक्शन्स करी, जो माइनर्स हैं, बहुत जल्दी से तुम्हारी ट्रांजेक्शन को वैलिडेट करें। अब इतने सारे नोड्स, इतने सारे कंप्यूटर्स हैं, उनमें से भी जोन सा माइनर सबसे पहले ट्रांजेक्शन को ऑथेंटिक करके वैलिडेट करके आगे ब्लॉकचेन में ऐड करेगा, उसी को तो रिवॉर्ड मिलेगा। तो ये उस माइनर का प्रूफ ऑफ वर्क हो गया, जिस पे हमारा बिटकॉइन काम करता है। ठीक है? अब आ जाता है हमारा प्रूफ ऑफ स्टेक। प्रूफ ऑफ स्टेक इतना समझो, जिसके पास ज़्यादा शेयर्स हैं, स्टेक्स हैं, उसको अथॉरिटी पहले मिल जाएगी ब्लॉक में ऐड करने की। ठीक है? ट्रांजेक्शन हुई, ठीक, ट्रांजेक्शंस हुई, लेकिन जिसके पास स्टेक ज़्यादा थे, समझ लो ये जो हमारा प्रूफ ऑफ स्टेक है, ये हमारा इथेरियम फॉलो करता है। ठीक है? इथेरियम फॉलो करता है हमारा प्रूफ ऑफ स्टेक। तो जिसके पास स्टेक ज़्यादा है, उसको प्रायोरिटी पहले मिलेगी। ठीक है? उसकी ट्रांजेक्शन पहले हो जाएगी, जल्दी हो जाएगी। जिसके पास जितने ज़्यादा शेयर्स, मान लीजिए जिसके पास जितने ज़्यादा पैसे हैं, स्टेक्स हैं, शेयर्स हैं, उसकी बात आगे रखी जाएगी, उसकी ट्रांजेक्शन जल्दी हो जाएगी और उसकी ट्रांजेक्शन का ब्लॉक जल्दी से ब्लॉकचेन के अंदर ऐड हो जाएगा। ठीक है? एंड प्रूफ ऑफ हिस्ट्री होता है, इस पे हमारी सोलाना काम करती है। प्रूफ ऑफ हिस्ट्री सेम टाइम पे, ये 2-3 बंदे हैं, सेम टाइम पे इन लोगों ने बहुत जल्दी-जल्दी ट्रांज़ैक्शन कर दी अलग-अलग जगह पे, बहुत सारी जगह पे। तो जिस टाइम पे जो ट्रांज़ैक्शन हुई, उसका टाइम स्टैम्प नोट कर लिया जाता है। टाइम स्टैम्प मतलब जिस टाइम पे वो ट्रांज़ैक्शन हुई, और उस ट्रांज़ैक्शन को उस टाइम के अकॉर्डिंग लगा देना। ठीक है? जो तुम्हारी ट्रांज़ैक्शन हुई है,
उस ट्रांजेक्शन का टाइम नोट कर लेना और उसको एक टाइम के अकॉर्डिंग लाइक जिस टाइम पे जो मिली सेकेंड्स का भी अगर तुम्हारा वेट रहा है ना, उसके अकॉर्डिंग उनको अरेंज करना। दैट्स कॉल्ड द प्रूफ ऑफ हिस्ट्री। ठीक है, सोलाना हमारी जो काम सोलाना एक ब्लॉकचेन है। ठीक है, जो लोग बहुत लाइक बिल्कुल नहीं जानते, तो सोलाना ब्लॉकचेन हमारी प्रूफ ऑफ स्टेक पे प्रूफ ऑफ स्टेक प्रूफ ऑफ स्टेक प्लस प्रूफ ऑफ हिस्ट्री पे काम करती है। प्रूफ ऑफ स्टेक एंड प्रूफ ऑफ हिस्ट्री। तो अभी समझ आया कि कॉन्सेंसस मैकेनिज्म वो मैकेनिज्म होती है जिसके थ्रू माइनर्स हमारी जो ट्रांजेक्शन के ब्लॉक हैं, जिस प्रोसेस से माइनर्स हमारी ट्रांजेक्शन को ब्लॉकचेन के अंदर ऐड करते हैं, दैट्स प्रोसेस दैट मैकेनिज्म इज कॉल्ड कॉन्सेंसस मैकेनिज्म। एंड ये अब तो लाइक एक और भी होती है, प्रूफ ऑफ एक्टिविटी भी होती है, पर ये मेन ब्लॉकचेन हमारी यही फॉलो करती हैं। प्रूफ ऑफ वर्क जिसने पहले जल्दी काम किया और जिस माइनर ने कोई भी हार्ड पजल बहुत तेजी से सॉल्व कर दिया, सॉल्व करके उसने डाल दिया ब्लॉकचेन के अंदर, उस ब्लॉक को ऐड कर दिया, उसको बदले में रिवॉर्ड मिला, वो उसका प्रूफ ऑफ वर्क हो गया। प्रूफ ऑफ स्टेक जिसके पास ज्यादा स्टेक्स हैं, जिसके पास ज्यादा शेयर्स हैं स्टेक्स के, जिसके पास ज्यादा इथेरियम है और वो कोई ट्रांजेक्शन कर रहा है, तो उसकी ट्रांजेक्शन को पहले आगे वैलिडेशन मिलेगा। उसकी ट्रांजेक्शन लाइक उसको प्रायोरिटी मिलेगी जिसके पास ज्यादा स्टेक है। दैट्स कॉल्ड द प्रूफ ऑफ स्टेक। प्रूफ ऑफ हिस्ट्री होता है जो ट्रांजेक्शन जिस टाइम पे हुई उसका वो टाइम नोट कर लिया गया और उसके अकॉर्डिंग उन सब ट्रांजेक्शन्स को अरेंज किया गया। जिसने पहले ट्रांजेक्शन करी उसको उसके अकॉर्डिंग टाइम के अकॉर्डिंग उनको अरेंज करना, दैट्स कॉल्ड द प्रूफ ऑफ हिस्ट्री। प्रूफ ऑफ हिस्ट्री की वजह से ही सोलाना बहुत फास्ट है। इन दोनों से ज्यादा मतलब लाइक इसमें ये था, ये तो ये जो बिटकॉइन हमारा नेटवर्क है, इस पे तुम ऐसे नहीं है कि तुम कोई एप्लीकेशंस वगैरह बना सकते हो। इसलिए इथेरियम आया कि इथेरियम का जो नेटवर्क है उस पर तुम अपनी एप्लीकेशंस बना सकते हो, डिसेंट्रलाइज फाइनेंस, डिसेंट्रलाइज गेम्स बना सकते हो, बहुत सारी चीजें तुम इसमें बना सकते हो। अपने खुद की डिसेंट्रलाइज उबर बना लो, ओला बना लो, अपना खुद का सोशल मीडिया ऐप लाइक इंस्टाग्राम है, ऐसी लेकिन डिसेंट्रलाइज वे में तुमने बना लिया। इसलिए हमारा इथेरियम बना। एंड सोलाना हमारी बहुत फास्ट है। इथेरियम थोड़ा लाइक स्लो था नेटवर्क, इसलिए हमारी सोलाना आई क्योंकि वो बहुत फास्ट है। अभी हम बहुत सारी चीजें पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे कि तुमने कोई तुम्हारी आगे हम ये पढ़ेंगे, तो तुमने इंस्टा पे पोस्ट किया फोटो अपना, तो वो तुम्हारा फोटो नहीं रहा। ठीक है, अब वो मेटा के पास गया, अब वो उनके पास तुम्हारी लाइक तुम्हारा पूरा डाटा उनके डाटाबेस में चला गया और अब तुमने उनको अपनी पिक्चर दे दी। ये सेंट्रलाइज सिस्टम का एक लाइक रूल है। तो अगर तुम्हारा यही सिस्टम डिसेंट्रलाइज होता तो तुम्हारी फोटो तुम्हारी होती। तुम किसी डिसेंट्रलाइज सिस्टम पे अपनी फोटो पोस्ट कर रहे हो तो वो एक डिसेंट्रलाइज वे में तुम्हारी ही है, बट और लोग उसको देख पा रहे हैं, पर वो तुम्हारी है, तुम्हारा उसका यूनिक हैश है। तो ये फायदे होते हैं ब्लॉकचेन के। तो अभी हमने कंसेंसस मैकेनिज्म खत्म किया। अब हम पढ़ेंगे कि डिफरेंट टाइप के ब्लॉकचेन्स क्या है। ठीक है, तो ब्लॉकचेन्स आर ऑफ थ्री टाइप्स। अभी तक तो थ्री ही है। ब्लॉकचेन तीन तरह की है, लेयर वन, लेयर टू एंड लेयर थ्री। लेयर वन क्या होती है? कोर प्रोटोकॉल्स, कोर ब्लॉकचेन, बेस ब्लॉकचेन, जिनको हम ट्रांजेक्शन में यूज करते हैं। ठीक है, कोर ब्लॉकचेन, बेस ब्लॉकचेन। ठीक है, जैसे कि बीटीसी, बिटकॉइन, इथेरियम, जिन पे ट्रेड्स होते हैं, जो एक्चुअल मार्केट में हम लोग यूज करते हैं। अब तो बहुत सारी और भी ब्लॉकचेन्स आ गई हैं लेयर वन की, एवालांच, एप्टोस, बहुत सारी ब्लॉकचेन्स है मार्केट में। लेयर वन कोर प्रोटोकॉल, जिनको एज अ करेंसी के फॉर्म में हम यूज करते हैं। ठीक है, तो अब ये क्या हुआ, कोर प्रोटोकॉल है, अब हम छोटी छोटी एक्टिविटीज भी इन पे करें तो उसके हमें चार्ज ज्यादा आता है। ठीक है, क्योंकि बेस ब्लॉकचेन है इसलिए। एक कॉन्सेप्ट होता है गैस फी का। ठीक है, गैस फी क्या होती है? जो भी हमने ट्रांजेक्शन करी, मैंने मान लो अपने दोस्त को कुछ पैसे भेजे, 50 रुपए भेजे, तो उसमें से मैं 2 रुपए लाइक उसको जाएंगे, 48 रुपीज उसको जाएंगे। एंड 2 रुपए बीच का एक मीडियोकर जो माइनर मेरी ट्रांजेक्शन को वैलिडेट कर रहा है, मैंने अभी बताया, जो माइनर मेरी ट्रांजेक्शन को वैलिडेट कर रहा है वो 2 रुपए रिवॉर्ड में उसको जाएंगे। वही होती है गैस फी। गैस फी जो काइंड ऑफ कमीशन उसको मिल रहा है। ठीक है, तो अब मेन ब्लॉकचेन पे यही प्रॉब्लम थी कि गैस फी कोर प्रोटोकॉल पे ट्रांजेक्शन हो रही हैं, कोर प्रोटोकॉल पे सब वर्क हो रहा है, इसलिए हमारी यहाँ पे गैस फी बहुत ज्यादा थी। इसलिए हमारी लेयर टू आई। लेयर टू हमारी टॉप ऑफ बिल्ड इसी पे बनी है, लाइक लेयर वन पर ही बनी है, थोड़े से चेंजेस हैं। ये हमारी लेयर टू फास्ट होती हैं, फास्ट ब्लॉकचेन है, मतलब बहुत थोड़ी सी फास्ट है ये। एंड इसमें हमारी लेस लो गैस फी है, लो गैस फी, थोड़ी गैस फी इसमें कम लगती है। जैसे कि हमारा पॉलीगन हो गया। ठीक है, आर्बिट्रम हो गया, ऑप्टिमिस्टिम, बहुत सारी ब्लॉकचेन्स हैं। तो लेयर टू यही है कि लाइक फर्स्ट ब्लॉकचेन पे हम इशू सॉल्व कर लाइक इशू फेस कर रहे थे कि बहुत सारी गैस फी लग रही है, इसलिए गैस फी कम लगे और थोड़ा प्रोसेस फास्ट हो।
इसलिए हमारी लेयर 2 ब्लॉकचेन्स आई जो कि हमारी लेयर 1 पे ही बनी हुई हैं। फिर आ जाते हैं हम लेयर 3 पे, ठीक है? तो लेयर 3 ब्लॉकचेन्स क्या हैं? ये हमारी एप्लीकेशन लेयर है, ठीक है? यहाँ पे हम अपनी एप्लीकेशंस बनाते हैं। ये हमारी एप्लीकेशन लेयर है। तो इस पे हम अपने ऐप्स बना सकते हैं, डिसेंट्रलाइज्ड गेम्स बना सकते हैं, डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस बना सकते हैं, ठीक है? डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस काइंड ऑफ समझ लो, जैसे तुम्हारा बैंक होता है वो एक सेंट्रलाइज्ड फाइनेंस है, बैंक में जाना आना, मतलब पैसे जमा करना एंड ऑल, वो सब सेंट्रलाइज्ड फाइनेंस है। एंड सेम उसके अपोजिट में डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस होता है। तो लेयर 3 जो होती है वो हमारी एप्लीकेशन लेयर है, जिसमें हम अपनी एप्लीकेशन बना सकते हैं, खुद का ऊबर और डिसेंट्रलाइज्ड ऊबर, डिसेंट्रलाइज्ड इंस्टाग्राम, तो ये सब हमारी एप्लीकेशन लेयर्स है। लेयर 2 लेयर 2 लेयर 1 पर ही बनी है, पर थोड़ी फास्ट है और गैस भी इनमें कम लगती है, ठीक है? इनके अंदर क्या होता है ना, लेयर 2 के अंदर एक कॉन्सेप्ट आता है रोल अप्स का, ठीक है? लिखती हूँ, लेयर 2 के अंदर कॉन्सेप्ट आता है हमारा रोल अप्स। रोल अप्स क्या है? जैसे कि मान लो एक मैंने छोटी सी ट्रांजेक्शन करी, अब उसका एक ब्लॉक बन गया और फिर उस ब्लॉक को ब्लॉकचेन के अंदर ऐड करा, तो ये थोड़ा ज्यादा हो रहा था। तो क्या करते हैं ना, काफी सारी जितनी भी छोटी 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 ट्रांजेक्शन है उन काफी सारी ट्रांजेक्शन को एक बंडल बनाया, दैट्स कॉल्ड इंस्ट्रक्शंस। काफी सारी ट्रांजेक्शन्स की लाइक ट्रांजेक्शन, बहुत छोटे छोटे ट्रांजेक्शन को, अभी हमने लास्ट टाइम पढ़ा था कि डाटा के अंदर हम लिखते हैं ब्लॉक जो होता है तुम्हारा, उसके अंदर ब्लॉक नंबर होता है, नोन्स होता है, डाटा होता है। तो डाटा के अंदर हम उस डाटा के अंदर बहुत छोटी छोटी ब्लॉकचेन आई मीन ट्रांजेक्शन उसके अंदर डाल दी, और फिर वो ट्रांजेक्शन, रोलअप्स का मतलब है छोटी छोटी बहुत सारी ट्रांजेक्शन हुई, उनका हमने एक बंडल बना लिया, ठीक है? छोटे छोटे ट्रांजेक्शन का बंडल बनाया, फिर उसको एक मेन ब्लॉक के अंदर डाला, ठीक है? ब्लॉक के अंदर डाला, इस छोटे छोटे ट्रांजेक्शन को ब्लॉक के अंदर डाल दिया, एंड देन उसको फिर ब्लॉकचेन के अंदर ऐड किया। ये थोड़ा काम जल्दी हो गया ना। अब छोटी छोटी ट्रांजेक्शन हो रही थी, अब हर एक का ब्लॉक बनाओ फिर उसको ऐड करो, ये थोड़ा ज्यादा मतलब काइंड ऑफ ज्यादा फीस लग रही थी और प्रोसेस थोड़ा स्लो हो गया, इसलिए प्रोसेस जल्दी हो सके तो काफी सारे ट्रांजेक्शन को बंडल अप किया, रोल अप किया, उसको रोल अप करके एंड देन तुम्हारी फिर ब्लॉक बनाया एक, और फिर उस ब्लॉक को ब्लॉकचेन के अंदर ऐड किया, जिससे हमारी तुम्हारी गैस फी कम हो गई और प्रोसेस थोड़ा फास्ट हो गया। तो ये कंसेप्ट है ब्लॉकचेन का। एंड लेयर 1, लेयर 2 लेयर 3 क्या होता है, कंसेंसस मैकेनिज्म क्या होता है? एक ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि लाइक हैशिंग है, पूरी ब्लॉकचेन हैशिंग पे चल रही है, पूरी ब्लॉकचेन हैशिंग बहुत कोर कॉन्सेप्ट है, ठीक है? तो हमने अभी पढ़ लिया हैशिंग, लाइक अभी मैं बताऊं तो ये थोड़ा काफी लंबा बैठेगा तुम्हारे लिए, ये वीडियो भी थोड़ी लंबी चली जाएगी, तो विल ट्राई कि हैशिंग एक कोर पेज पे हम पढ़ें एकदम साफ पे कि हैशिंग क्या है, प्राइवेट की पब्लिक की क्या है, ठीक है? उसके बाद 2-3 चीज और है, चलो हाँ ये पढ़ सकते हैं। हैशिंग एक अपने आप में वीडियो बन सकती है हैशिंग के ऊपर, तो अभी हम पढ़ते हैं। तो अभी मैंने बताया था कि तुम्हारी जो ट्रांजेक्शन हैं लेयर 2 चेन्स में रोल अप्स करके, मतलब बंडल बना के छोटे छोटे ट्रांजेक्शन का फिर एक डाट ब्लॉक में डालो और फिर उस ब्लॉक को ब्लॉकचेन के अंदर ऐड करो। मीन पूल क्या होता है, माइनिंग क्या होता है? माइनिंग पहले ही बता चुकी हूँ मैं, जो हम ट्रांजेक्शन करते हैं, जो हमारा ब्लॉक बनता है, ठीक है? माइनर्स उस ब्लॉक को वैलिडेट करते हैं और उसको मेन बड़ी ब्लॉकचेन के अंदर ऐड करना, बड़ी ब्लॉकचेन के अंदर ऐड करना ही, इस प्रोसेस को ही हम बोलते हैं माइनिंग, ठीक है? हमारी ट्रांजेक्शन के ब्लॉक को ब्लॉकचेन के अंदर ऐड करना, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड माइनिंग। एंड एक आता है मीम पूल। अब तुम्हारी मान लो बहुत सारी ट्रांजेक्शन तुमने करी, बहुत सारी ट्रांजेक्शन सेम, बहुत एक टाइम पे लोग बहुत सारी ट्रांजेक्शन्स कर रहे हैं। अब वो तुम्हारी ट्रांजेक्शन लाइक ये बंदा कहता है कि मैं कमीशन में 1 रुपया दे रहा हूँ, ये बंदा कहता है मैं कमीशन में 2 रुपया दूंगा, ये बंदा कहता है 3 रुपये दूंगा, ये बंदा कहता है कि मैं कमीशन में मैं भी 2 रुपये दूंगा। तो लाइक मैंने बताया था गैस फी में, तो जिन मीम पूल क्या है, जहाँ ट्रांजेक्शन का एक वो एरिया जहाँ पे पेंडिंग ट्रांजेक्शन पड़ी हुई होती है, ठीक है? यहाँ पे लाइक ये समझ लो ये मीम पूल है, और जो भी तुम्हारी पेंडिंग ट्रांजेक्शन है वो इसके अंदर पड़ी हुई है, जिसकी ज्यादा गैस फी मिल रही होगी। अब समझो इस पर्सन के पास ये गैस फी कमीशन में दे रहा है, 3 रुपए गैस फी के दे रहा है, मान लो 50 रुपए इसको किसी को देना था, तो आ, तो इसको 53 रुपीज पे करना होगा, क्योंकि बाकी का 3 रुपया माइनर के पास जाएगा एज अ रिवॉर्ड। तो अब खुद सोचो, मेरे को जहां ज्यादा पैसे मिल रहे होंगे मैं पहले उसी की ट्रांजेक्शन वैलिडेट करूंगी। तो मैंने देखा कि मुझे यहाँ पे 3 रुपए मिल रहे हैं, यहाँ 2 मिल रहे हैं, 1 मिल रहे हैं, 2 मिल रहे हैं, तो सबसे पहले मैं इस ब्लॉक की ट्रांजेक्शन को देखूंगी, ये जो ब्लॉक है मैं इसको देखूंगी कि ये मेरा ऑथेंटिक है या नहीं, एंड देन मैं इसको मेन ब्लॉकचेन के अंदर ऐड कर दूँ। मैं हाँ लाइक एक ये समझ लो ब्लॉकचेन थी, तो इसके अंदर मैंने इसको ऐड कर दिया, तो बाकी सारी इस टाइम पे ये ट्रांजेक्शन भी हो गई। तो इन ये बाकी सारी इस टाइम पे जो ट्रांजेक्शन ये जो बची हैं, ये हमारी मीम पूल के अंदर बैठी होती है, वेट कर रही होती है। तो मीम पूल क्या होता है? मीम पूल हमारा एक वेटिंग एरिया है जहाँ पे हमारी ट्रांजेक्शन्स पेंडिंग पड़ी होती है, ट्रांजेक्शन्स पेंडिंग होती हैं,
ठीक है? ये हमारा वो एरिया होता है। सो मीम पूल इज द एरिया वेयर द ट्रांजेक्शंस आर पेंडिंग, वेटिंग ट्रांजेक्शंस आर लाइक एग्जिस्ट करती है। तो हमने ये पढ़ लिया, माइनिंग क्या होता है ये भी पढ़ लिया। एंड रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन हम देख लेते हैं थोड़ी सी। रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन सबको पता है, जब भी कोई पूछे ब्लॉकचेन क्या है, क्रिप्टो करेंसी ब्लॉकचेन है, सब एक दो नाम बोलने लग जाते हैं, क्रिप्टो करेंसी, एनएफटी, डिसेंट्रलाइज फाइनेंस एंड ऑल। तो क्रिप्टो करेंसी वही है जो मेन ब्लॉकचेन्स हैं, उन्हीं को हम आपस में लेन देन में यूज कर लेते हैं। दैट्स कॉल्ड द क्रिप्टो करेंसी, डिजिटल मनी दैट रन ऑन ब्लॉकचेन। ठीक है? नॉन फंजिबल टोकन्स होता है, मान लो तुमने कोई, तुम्हारी कोई एक डिजिटल तुमने आर्ट बनाई कैनवा पे, कोई तुमने एक बढ़िया सा पोस्टर, एक डिजाइन आर्ट बना दिया, उसको तुमने एनएफटी लाइक बना ली तुमने उसको, तुम्हारा उस एनएफटी का एक यूनिक हैश होगा, तुम्हारी एक उसकी यूनिक आइडेंटिटी होगी कि वो तुम्हारी ही है। और फिर तुम उसको एनएफटी मार्केट प्लेस पर रख सकते हो और उसको लाइक सेल के लिए डाल सकते हो कि मुझे बेचनी है इतने पे एंड ऑल, क्योंकि वो तुम्हारी यूनिक आर्ट है। डिसेंट्रलाइज फाइनेंस होता है, इसको थोड़ा आगे बढ़ेंगे, थोड़ा बड़ा कंसेप्ट है, कैसे फाइनेंशियल सर्विसेज विदाउट बैंक्स। लाइक बैंक में क्या है, तुम्हारे को एक अथॉरिटी के ऊपर बिलीव करना होता है कि लाइक ये बैंक मैनेजर है एंड इससे अप्रूव लेना पड़ेगा ये बड़ी ट्रांजेक्शन करने के लिए। पर डिसेंट्रलाइज फाइनेंस के अंदर ऐसा कुछ नहीं होता। एंड उसके बाद काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, ये थोड़े एडवांस कोर कॉन्सेप्ट्स हैं, ये हम थोड़ा बाद में पढ़ेंगे। तो ये वाली वीडियो अभी के लिए इतनी रखते हैं। तो हम नेक्स्ट वीडियो, आज हमने क्या क्या पढ़ा, कॉन्सेंसस मैकेनिज्म क्या होता है, एंड उसके बाद हमने पढ़ा था कि लेयर 1, लेयर 2, लेयर 3 ब्लॉकचेन्स क्या है, एंड बस। और हमने एप्लीकेशंस पढ़ी। ये जो हैशिंग का कंसेप्ट है ये थोड़ा काफ़ी बड़ा है, ये एक अकेली वीडियो मांगता है, ठीक है? और ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, क्रिप्टोग्राफी इसी के अंदर आती है। तो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई गेस समझ तो आया होगा सबको, है ना? तो इसको इतना ही रखते हैं वरना ज़्यादा लंबी हो जाती है वीडियो। नेक्स्ट में हम हैशिंग पढ़ेंगे, ठीक है? सो बाय बाय।